सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना शुरू की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। तो राज्य में बेरोजगारी कम करने के लिए अभी मध्य प्रदेश सरकार ने ये पार्थ योजना शुरू की है। पहले आप पार्थ का फुल फॉर्म देखो, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। तो अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, अभी उन्होंने राज्य युवा उत्सव 2025 के समापन कार्यक्रम के दौरान इस योजना को शुरू किया। तो इस योजना के तहत राज्य सरकार खेल और युवा कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश में संभागवार 10 स्थानों पर पार्थ सेंटर खोलेगी और इन पार्थ सेंटर्स पर केंद्रीय पुलिस बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और भारतीय सेना में जाने के लिए जो भी इच्छुक छात्र हैं उनको फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये पार्थ सेंटर्स वहीं पे खोले जाएंगे जहां पे एथलेटिक्स ट्रैक होगा क्योंकि वहीं पे तो उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। और अभी सिर्फ 3 महीने का कोर्स इन्होंने तैयार किया है जिसकी फीस 1,500 रुपये 1,500 रुपये होगी। तो ये है पार्थ योजना। तो अगर मध्य प्रदेश राज्य के छात्र पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाएगी, फिजिकल ट्रेनिंग आपको कराई जाएगी, आपकी मेंटल ट्रेनिंग कराई जाएगी ताकि वो एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके और उनको रोजगार मिल सके, उनकी जॉब लग सके। अच्छा, रोजगार से संबंधित एक प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। वैसे मैं भी आपको मध्य प्रदेश ले चलूंगा, उससे पहले 2-3 अच्छे प्रश्न है मेरे पास और ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ध्यान से सुनना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये कब शुरू होती है? एक तो याद रखना 1993 में ये शुरू हुई थी। और ये भी याद रखो भाई 1993 में शुरू हुई थी ना, तो प्रश्न इससे ऐसे भी पूछा गया एग्जाम में, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी शुरुआत होती है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कब से कब तक थी, 1992 से लेकर 1997 तक, तो उसी दौरान ये शुरू हुई थी। प्रश्न आया हुआ एग्जाम में। तो क्या होता है इसमें? तो इसमें शिक्षित बेरोजगार युवाओं को वो खुद का रोजगार शुरू कर सके उसके लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। वैसे बाद में इसे यानी कि 2008 में इसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम से रिप्लेस कर दिया गया था, या यूं कह दो उसमें मिला दिया गया था। अच्छा, स्टूडेंट्स कहते हैं हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार दो, हमें रोजगार दो। अगर मान लो सरकार आपके सामने आ जाए और आपसे पूछे कि भैया बेरोजगारी निकालने का फॉर्मूला पता है क्या, या आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए कि चलो बताओ बेरोजगारी निकालने का फॉर्मूला क्या है, और मजाक नहीं कर रहा हूं, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो अभी सुन लो, मैं बता रहा हूं। बेरोजगार श्रमिक डिवाइडेड बाय कुल श्रम शक्ति इंटू 100। इंग्लिश में बोलोगे तो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स ऊपर आएगा और डिवाइड कर दो उसे टोटल लेबर फोर्स से इंटू 100। ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी निकालने का फॉर्मूला बन गया। और जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना, क्योंकि अपनी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली सीरीज हमने स्टार्ट की है, वहां ये प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, वहां पे गलती मत करना। और हाँ, कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली जो वीडियो होता है वो कल शाम को आ नहीं पाया था, मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उम्मीद है आप सबको पता चल गया होगा। नहीं चला तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लो, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वहां मिल जाती है, पीडीएफ वगैरह सब आपको वहां मिल जाती है, वीडियोस के नोटिफिकेशन भी। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात है, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। देखो, कैपिटल भोपाल हो गई, मुख्यमंत्री मोहन यादव हो गए और गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। यहाँ का पशु बारहसिंगा हो गया, पक्षी है दूधराज, वृक्ष है बरगद का, खेल है मल्लखंभ, पुष्प है सफेद लिली और मछली महाशीर है। और हर वीडियो में जब भी मैं राज्य की बात करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे हर राज्य में, ऑलमोस्ट सभी राज्यों में मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लोकसभा सीटें, आरएस मतलब राज्यसभा सीटें और विधानसभा सीटें, क्योंकि बहुत से पूछते हैं ये एलएस क्या है। बाकी कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न और देखें यहाँ से। तो अभी ग्वालियर को यूनेस्को के संगीत शहर के रूप में चुना गया था, देश की पहली सोलर सिटी बना। बायो सीएनजी संयंत्र प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला जिसका नाम है लाल टिपरा गौशाला का उद्घाटन किया गया ग्वालियर में ही। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसे किशोर कुमार सम्मान 2023 मिला? तो राजकुमार हिरानी को। मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता था निकिता पोरवाल ने, वो उज्जैन से हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी थी? तो 35%, 33 से बढ़ा के 35 किया था। देश का 57वां टाइगर रिजर्व ये रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना और ये राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना, देश का 57वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना की अभी आधारशिला रखी थी, कहाँ? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। और ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को फायदा होगा। अभी 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ भोपाल में ही, तो ये सब भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी जनवरी 2025 में ही नए राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर आप ये राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी का आंसर अरुणीश चावला लगाना चाह रहे हो तो फिर आपका आंसर अब गलत हो जाएगा, क्योंकि अब इसका आंसर है तुहिन कांत पांडे। समझाता हूं, मैं आपको बताता हूं। वैसे हमने अभी दिसंबर में पिछले महीने ही पढ़ा था कि हमारे नए राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी बन गए हैं। कौन? अरुणीश चावला पढ़ा था। लेकिन अभी सरकार ने नए राजस्व सचिव नियुक्त कर दिया है तुहिन कांत पांडे को, और जो अरुणीश चावला है इनको ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे? वित्त मंत्रालय के निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग का इनको सचिव बना दिया गया। और जो पिछले साल ही हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव बने थे तुहिन कांत पांडे, उनको ही राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी बना दिया गया। तो अब हमारे जो वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी है और जो राजस्व सचिव यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी है वो सेम ही है, तुहिन कांत पांडे इनका नाम है। अब ये आपको याद रखना है, और यही है करंट अफेयर्स। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ कि क्वेश्चन का आंसर ही बदल गया, इसलिए डेली अपडेट रहना पड़ता है करंट अफेयर्स में। कब क्या चेंज हो जाए पता ही नहीं लगता। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट सचिव मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जो पिछले 6 महीने 7 महीने के अंदर अंदर हमने पढ़े थे। अभी राष्ट्रपति जी के सचिव बने थे दीप्ति उमाशंकर, और दीप्ति से एक और नाम हो गया, ये दीप्ति गौड़ मुखर्जी, ये कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव बनी थी। बाकी रक्षा सचिव बन गए राजेश कुमार सिंह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव बने पुण्य सलीला श्रीवास्तव, और ये हमने देख ही लिया। बाकी आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव बने किटिकिला श्रीनिवास, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में सचिव बने चंद्रशेखर कुमार, और कपड़ा मंत्रालय में सचिव बने नीलम शम्मी राव। कैबिनेट सचिव टीवी सोमन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। गृह सचिव गोविंद मोहन बने। विदेश सचिव विक्रम मिश्री। इस्पात मंत्रालय में सचिव यानी कि स्टील मंत्रालय में सेक्रेटरी संदीप पौंड्रिक। वित्त सचिव हमने कहा तुहिन कांत पांडे ही हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी का पद भी इनको दे दिया गया। कोयला मंत्रालय में सचिव बने थे अभी विक्रम देवदत्त, और बीसीसीआई के नए सचिव बन गए हैं देवजीत सेकिया, ये भी याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर होगा गोवा। तो अभी गोवा के जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, इन्होंने ही सभी को, राज्य में सभी लोगों को बीमा प्रदान करने के लिए ये बीमा सखी योजना शुरू की है। और जैसा कि हमने कहा, गोवा इस योजना को शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। आप पूछोगे पहला कौन सा था? अरे पिछले महीने तो पढ़ा था हमने, हरियाणा ने इसको शुरू किया था। मोदी जी ने इसको शुरू किया था हरियाणा में पानीपत से, याद आया होगा अभी आपको। तो बीमा सखी योजना ये LIC के द्वारा शुरू की गई एक पहल है, और इस योजना को 18 से लेकर 70 वर्ष की उम्र की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। वो 10वीं पास होनी चाहिए, ये इसकी एक कंडीशन है। उम्र 18 से 70 वर्ष हो गई, उसके अलावा वो 10वीं पास होनी चाहिए, और अगर वो ऐसा है तो वो LIC एजेंट के रूप में यहाँ पे काम करेंगी। 3 साल की ट्रेनिंग उनको शुरुआत में दी जाएगी, और उसमें पैसा भी उनको मिलेगा। पहले साल हर महीने 7,000, दूसरे साल हर महीने 6,000, और तीसरे साल हर महीने 5,000 रुपये मिलेगा। बीमा सखी योजना के अंतर्गत पहला राज्य चालू करने वाला हरियाणा, और दूसरा अभी गोवा बन गया। तो गोवा ले चलूँ मैं आपको, गोवा घुमाने ले चलूंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले इसी से संबंधित 2-3 योजनाएं मैं आपको बताता हूं। ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये सारी योजनाएं अभी जो मैं आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की। अब 2-3 प्रश्न जो मोटे मोटे दिमाग में आते हैं वो ये योजना कब और कहां से शुरू होती है, किसने शुरू की? तो 9 मई 2015 को ये शुरू होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था। कहां से? कोलकाता से शुरू हुई थी। उद्देश्य क्या था? नागरिकों के बीच जीवन बीमा की पहुंच को बढ़ाना। लाइफ इंश्योरेंस वाली योजना है, नाम से ही समझ में आ रहा है। और कितने साल तक के या कितने वर्ष तक के व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो 18 से लेकर 50 वर्ष तक की आयु के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर ले सकते हैं। प्रीमियम जो इसमें सालाना होता है ना, वो 436 रुपये होता है, और अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए मिलते हैं। तो एक तो ये योजना हो गई। इसी तरह से एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी होती है। इसको भी 9 मई 2015 को ही मोदी जी के द्वारा यहीं कोलकाता से ही शुरू किया गया था। एक्चुअली में इसी तारीख को मोदी जी ने कोलकाता से 3 योजनाओं को एक साथ शुरू किया था। 2 तो ये हो गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और एक अटल पेंशन योजना। ये तीनों को यहाँ से शुरू किया था इन्होंने। अब इसमें क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, सुरक्षा। तो सुरक्षा मिलती है अगर दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाए तो एक तरह से दुर्घटना बीमा पॉलिसी है ये।
और ये 18 से लेकर 70 वर्ष तक के आयु के लोगों के लिए है। और किसी की मृत्यु हो जाए एक्सीडेंट में 2 लाख रुपए मिलेंगे। पार्शली डिसेबल्ड हो जाए, अपंग हो जाए तो उसे 1 लाख रुपए दिया जाता है। प्रीमियम कितना भरना होगा? हर साल मात्र 20 रुपए भरना होगा। तो ये एक बीमा योजना हो गई। इसके अलावा एक किसानों के लिए भी बीमा योजना होती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। उसको कब और किसने शुरू किया? तो मोदी जी ने ही शुरू किया था 18 फरवरी 2016 को। और कुछ दिन पहले भी शायद इस योजना के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था करंट अफेयर्स की क्लास में ही, आपको याद आएगा। इसमें जो किसान होते हैं खरीफ की फसल के लिए 2%, रबी की फसल के लिए 1.5% और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% आपको देना होगा। जो भी आपकी बीमा राशि होगी इतना आपको प्रीमियम देना होगा बीमा राशि का। और किसी कारण से अगर किसान की फसल खराब हो जाती है तो फिर सरकार आपको भुगतान करेगी। तो आज का हमारा प्रश्न क्या था? बीमा सखी योजना। और बीमा से ही ये केंद्र सरकार की 3 इंपॉर्टेंट बीमा योजनाएं मैंने आपको बताई और मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये तीनों की तीनों योजनाएं आपके एग्जाम में पूछी गई है। कौन से एग्जाम में पूछी गई है, कब पूछी गई है? तो जो मैं आपकी PYQ वाली क्लास लेकर के आऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम जिसमें पढ़ते हैं, वहां आ जाना, वहां आपको पता लग जाएगा। आपका टेस्ट भी हो जाएगा। अभी मैंने आपको जो ये योजनाएं समझाई है ना, ये एग्जाम में आई है। अब एग्जाम में कौन सा प्रश्न इसमें से पूछा गया है, क्या क्या ऑप्शन रहे, कैसा प्रश्न बना था, कौन सा एग्जाम में पूछा था, वो सब आपको वहां देखने को मिलेगा। बाकी सखी से मुझे याद आता है कि 1 अप्रैल 2015 से निर्भया फंड के तहत पूरे देश में सखी केंद्र या वन स्टॉप सेंटर योजना शुरू की गई थी, जिसे सखी वन स्टेप सेंटर के नाम से भी जानते हैं। जिसका उद्देश्य क्या था? हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद करना। किस मंत्रालय के अंतर्गत? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अच्छा, इसकी मंत्री कौन है इस मंत्रालय की? ये नई बनी थी अभी 2024 में ही, तो अन्नपूर्णा देवी बनी थी। याद रखना, कैबिनेट मिनिस्टर्स पे प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में। इसका मैंने ट्रिकी वीडियो अलग से बना दिया है। किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देख लेना, आपका 1 मार्क्स पक्का हो जाएगा एग्जाम में। वीडियो सर्च कर लेना यूट्यूब पे, क्रिक एग्जाम कैबिनेट मिनिस्टर्स ट्रिक्स डाल करके। फिर भी नहीं मिलता तो मुझे बोलना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। बाकी गोवा चलने की बात हुई थी हमारी, तो चलो गोवा। ये रहा मैप में गोवा। देखो, गोवा की कैपिटल पणजी हो गई। और पणजी किस नदी के किनारे, ये प्रश्न आएगा तो मंडोवी नदी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। और कई बुकें लिखते रहते हैं ये, जैसे कि हेरिटेज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइन मीट्स, एंटी प्रिय कविता काल, ये सब बुकें इन्होंने लिखी है अभी। गोवा लिबरेशन डे, मुक्ति दिवस, ये 19 दिसंबर को होता है। उसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको कराऊं, ये वही बुकें जो मैंने पीछे बताई अभी आपको। उसके अलावा गोवा के मानकुराद आम को अभी, और गोवा बेबिंका, गोवा के काजू को GI टैग मिला था। किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया? तो गोवा आंसर होगा। यहीं पे गृह आधार योजना शुरू हुई। रेबीज मुक्त पहला राज्य ये बना था। हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य ये बना था। सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री में IVF सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य ये बना था। ग्रामीण मित्र योजना यहाँ शुरू होती है। मोपा एयरपोर्ट का नाम यहाँ के पूर्व मुख्य पारिकर के नाम पर रख दिया गया। 2023 में आपको पता ही है 37 नंबर के नेशनल गेम्स यहीं पे हुए थे, जिसका मैस्कॉट मोगा था। अभी तो 38 वाले होंगे उत्तराखंड में, जिसका मैस्कॉट मौली है। और गोवा को पुर्तगाल से मुक्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय 1961 में। सिग्मो फेस्टिवल होता है यहाँ पे, साओ जुआओ फेस्टिवल होता है। भगवान महावीर नेशनल पार्क मिल जाएगा। कोटेक गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है यहाँ पे। उसके अलावा अभी नसीम अल बहर अभ्यास ये हुआ था, अभी नौसैन्य अभ्यास है भारत और ओमान के बीच में, ये गोवा में ही हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी जनवरी 2025 में इंडस फूड 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा ग्रेटर नोएडा में। इंडस फूड ये क्या है? तो ये भारत का एक प्रमुख इंटरनेशनल फूड ट्रेड फेयर है, एग्जीबिशन है। और इसका आयोजन कौन करता है? तो भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद, ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और अभी इंडस फूड 2025 का आयोजन किया गया ग्रेटर नोएडा में 8 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक। और इस बार ये इसका 8वां संस्करण था, जिसका उद्घाटन किया हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर चिराग पासवान ने। ये भी अभी नए कैबिनेट मंत्री बने थे, इनका भी नाम याद रखना। इसका आयोजन करने का उद्देश्य भारत को वैश्विक खाद्य और पेय उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाना। तो यहाँ पर इंडियन फूड प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट्स में प्रमोट किया जाता है। और इसका आयोजन करना हमने 2017 में शुरू किया था, फिर 2019 से हर साल ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हो रहा है। आपको एक पॉइंट बता दूं कि जो भारत है ये वर्तमान में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा खाद्य निर्यातक देश है।
फूड एक्सपोर्टर कंट्री। इसके अलावा 2 पॉइंट और याद रख लो कि इसके आयोजन के दौरान ही यहीं पर भारत में पहली बार विश्व शेफ्स एशिया प्रेसिडेंट फोरम 2025 का भी आयोजन किया गया और वैश्विक जैव सुरक्षा एवं मानक सम्मेलन 2025 का भी आयोजन इसी में किया गया। अच्छा, अब कुछ और इम्पोर्टेंट सम्मेलन समिट्स में आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो देखो, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन अभी हुआ लखनऊ में, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन अभी हुआ नई दिल्ली में, दूसरा ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट हुआ नई दिल्ली में जिसका उद्घाटन हमारे हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने किया, ऑर्गेनाइज किया फसाई ने। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम 2024 का आयोजन हुआ दुबई में, समिट ऑफ फ्यूचर का आयोजन हुआ न्यूयॉर्क में, और अभी तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 समिट, ये भारत का सबसे बड़ा फूड समिट है, नई दिल्ली में हुआ। इसमें भागीदार देश जापान था, फोकस कंट्री वियतनाम और ईरान था। चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। पहला आरओआ 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में, उद्देश्य था आयुर्वेद को बढ़ावा देना। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ये एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी इवेंट है। औषधि विनियामक प्राधिकरणों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इसका आयोजन अभी भारत में हुआ था नई दिल्ली में, पहली बार भारत ने इसको होस्ट किया था। तो ये 10 इंपॉर्टेंट समिट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य ने गरुड़क्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। तो वनों पर अतिक्रमण और पेड़ों की अवैध कटाई और अवैध शिकार को रोकने के लिए भी कर्नाटक वन विभाग ने गरुड़क्षी नाम से एक ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम को शुरू किया है। इसे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से डेवलप किया गया और यह वन और वन्यजीव संरक्षण अधिनियमों के तहत वन अपराध मामलों को ऑनलाइन निपटाने में सक्षम बनाएगा। तो गरुड़क्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की किसने? कर्नाटक ने। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं एफआईआर तो कई बार आपने सुना होगा कि गलत काम नहीं करना है एफआईआर हो जाएगी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। आप मुझे बताओ एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ध्यान रखना। वैसे एक एफआईआर आपके द्वार योजना आपने जरूर सुना होगा, बता सकते हो किसने शुरू किया था इसको? तो मध्य प्रदेश ने इसको शुरू किया था। खैर, यहाँ पे हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो चलो कर्नाटक लेता हूं आपको घुमाने। ये रहा मैप में कर्नाटक, और कर्नाटक की कैपिटल बंगलुरु हो गई। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़े यहाँ से। तो हमने पढ़ा था सर्वाधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन वाला राज्य बना था कर्नाटक, और खीर सिटी लॉन्च करने की घोषणा की थी अभी कर्नाटक ने ही। खीर मतलब हो गया नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च। बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया था बंगलुरु में और इसका नाम रखा बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। भारत का पहला एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया था भी स्पेस फील्ड, ये बंगलुरु का एक स्टार्टअप है। और सभी आवासीय स्कूलों और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पे करने की घोषणा की कर्नाटक ने। और अभी कर्नाटक ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट और कान योजना भी लॉन्च की थी। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल या आंध्र प्रदेश के अभी तिरुपति जिले में अभी 18 से लेके 20 जनवरी तक मनाया जाएगा। और इस बार ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 5 साल के बाद इसका आयोजन हो रहा है। आखिरी बार 2020 में मनाया गया था ये। तो राजहंस यानी कि फ्लेमिंगो पक्षी ये हर साल दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पे आते हैं, प्रजनन करते हैं और यहाँ पर जो पुलिकट लेक है उसके संसाधनों का उपयोग करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर और फिर मार्च अप्रैल के महीने के आसपास वो अपने मूल स्थान पर जहां से वो आए हैं वहां पे लौट जाते हैं। तो ये उत्सव हर साल पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल इसका नाम है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो मैंने पुलिकट झील की चर्चा की ना, मतलब पुलिकट झील के बारे में आपको बताया, ये जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ये पुलिकट लेक कहाँ पर स्थित है। स्टैटिक प्रश्न आता है, आंध्र प्रदेश में। और ये पॉइंट और जोड़ लो इससे कि ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है। तो पहली कौन सी है? चिल्का लेक उड़ीसा में है। अब कुछ और फेस्टिवल्स, फेयर एंड फेस्टिवल्स, महोत्सव, उत्सव में आपको रिवाइज कराऊं तो देखो, एक बन्नी उत्सव मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में ही होता है ये भी। लोसांग महोत्सव सिक्किम में हो गया। सिग्मो फेस्टिवल गोवा। तानसेन महोत्सव ग्वालियर एमपी। गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा। हेथाई अम्मन महोत्सव ये तमिलनाडु का हो गया। तमिलनाडु का जल्लीकट्टू हो गया। थाईपुसम त्यौहार भी होता है, आदि पेरक्कू भी होता है। कंबाला ये कर्नाटक का भैंसों की दौड़ होती है। मकर विलक्कू त्यौहार केरल का हो गया। ऊंट महोत्सव राजस्थान के बीकानेर में होता है और मरु महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर में होता है। खर्ची पूजा महोत्सव ये त्रिपुरा का हो गया।
तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में तीसरी बार घाना देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा जॉन महामा। तो जॉन महामा ने तीसरी बार घाना देश में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। तो सिंपल सा याद रखेंगे एक लाइन में, घाना देश के राष्ट्रपति, घाना एक अफ्रीकी देश है और यहाँ के फिर से राष्ट्रपति बन गए जॉन महामा। अब यहाँ पे इसी तरह से कुछ और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, मतलब जिन देशों में अभी प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने वो वाले मैं अपॉइंटमेंट आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ घाना। तो ये रहा मैप में घाना, कैपिटल होती है अक्रा, करेंसी है घानियन केडी, प्रेसिडेंट बन गए जॉन महामा और याद रखने से लैंड ऑफ गोल्ड भी कहा जाता था। पहले यहाँ पे खूब सोना पाया जाता था, इसलिए लैंड ऑफ गोल्ड के नाम से भी इसको जाना जाता था। बाकी चलो, मैंने आपको कहा इसी तरह के कुछ अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो आपको याद होगा अभी बोत्सवाना के राष्ट्रपति बने थे डुमा बोको, मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने नवीन राम गुलाम, एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें प्रेसिडेंट बने थे मसातु कांडा, वियतनाम के राष्ट्रपति लुआंग कुआंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया भी बहुत न्यूज़ में, एक तो रिपब्लिक डे पे अभी हमारा चीफ गेस्ट भी है ये, और ब्रिक्स का भी 10वां सदस्य देश भी बन गया ये। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या बनी, श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुराग कुमारा दिसानायके बने, अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने बने, थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोग टार्न शिनावात्रा बने, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कामिल मद्दोरी, एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल, ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान बने थे। उसके अलावा यूके के पीएम कीर स्टारमर, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, आइसलैंड के राष्ट्रपति हल्ला टॉमस डॉटर, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शियनबाम, लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसैद, चाड के प्रधानमंत्री अल्लामाय हलीना और चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इदरिस डेबी। तो इस तरह के 20 हमने प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री जिन भी देशों में बने वो रिवाइज कर ली। और अभी कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, उनका नाम जस्टिन ट्रूडो है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक के निर्माण को मंजूरी दे दी है? राजघाट परिसर में इसका निर्माण किया जाएगा। तो सही उत्तर होगा प्रणब मुखर्जी। तो अभी केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए राष्ट्र स्मृति कॉम्प्लेक्स के भीतर एक स्थल निर्धारित किया है। ये राष्ट्र स्मृति कॉम्प्लेक्स राजघाट कैंपस का ही एक हिस्सा है। प्रणब मुखर्जी की बात करें, इनका निधन अभी 31 अगस्त 2020 को ये हो गया था। इनका जन्म 1935 में पश्चिम बंगाल में हुआ था और ये 2012 से लेकर 2017 तक भारत के 13वें नंबर के प्रेसिडेंट थे। इन्हें 2008 में पद्म विभूषण मिला था और 2019 में भारत रत्न भी दिया गया, भारत का सर्वोच्च सम्मान। वैसे वो 2 बार भारत के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रणब मुखर्जी ने वैसे बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। एक तो इनकी पहली जो बुक आई थी वो बियॉन्ड सर्वाइवल थी, ये ध्यान रख लेना। एक ये बुक ज्यादा ध्यान रखना, द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 to 96, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है इनकी बुक का। एक थॉट्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, एक कोएलिशन ईयर, द ड्रामेटिक डिकेड, ये सब इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये ध्यान में रखना। अच्छा, अब इसी तरह से कुछ समाधि स्थलों के बारे में हम बात करते हैं, देखते हैं इसमें से कौन कौन सी आपको याद है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल आप सभी जानते हो राजघाट है। BR अम्बेडकर जी की भी जानते होंगे, चैत्य भूमि कही जाती है। लाल बहादुर शास्त्री जी की विजय घाट है। इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल, चौधरी चरण सिंह जी की किसान घाट, राजीव गांधी जी की वीर भूमि, जवाहरलाल नेहरू की शांतिवन और अटल बिहारी वाजपेयी की सदैव अटल। तो कम से कम ये ध्यान में रखना आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ, ये बताता है किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। शक्तिशाली से मतलब हो गया, अगर उस देश का पासपोर्ट आपके पास है तो सबसे ज्यादा डेस्टिनेशन, गंतव्य, यानी कि सबसे ज्यादा जगह पे आप बिना वीजा के एंट्री ले सकते हो, ये इसका मतलब हो गया। तो अगर सिंगापुर का पासपोर्ट आपके पास है, जो कि इस लिस्ट में टॉप पर है, इसका मतलब आप 195 डेस्टिनेशंस पे गंतव्यों तक बिना वीजा के पहुंच सकते हो। दूसरे स्थान पे जापान है। सबसे आखिरी में 106 स्थान पे अफगानिस्तान को रखा है। अब रैंकिंग वाला प्रश्न है, तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स में आपको रिवाइज कराऊं। अभी वैसे 2-5 दिन पहले ही मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स रिवाइज कराई थी, अभी 10-15 और करवाता हूं। अभी जैसे कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आपसे पूछेंगे, भारत 129 पे है, टॉप पे आइसलैंड है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड ही है। और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 63 पे है, टॉप पे स्वीडन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया।
वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई थी, भारत 15वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका एंकटाड ने जारी किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 भारत 109 स्थान पर है, फिनलैंड टॉप पर है। नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में जो 2023-24 वाला है उसमें भारत का स्कोर 71 था, टॉप पे केरल और उत्तराखंड था। ये वाला प्रश्न एग्जाम में आया था। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 की बात करें, टॉप पर वियना है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में पहले स्थान पे मनीला, फिर मुंबई, फिर दिल्ली रहा। सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप पर केरल है। उसके अलावा वैश्विक नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स में भारत 39 पे, टॉप पे स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में भारत 58, टॉप पे स्विट्जरलैंड। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, फिर चाइना, फिर भारत। शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर केरल। विश्व का चौथा देश कौन सा बन गया जिसका विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन के पार गया? भारत। पहले पे चाइना, फिर जापान, फिर स्विट्जरलैंड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 105वें स्थान पर है। वर्ल्ड जीएनआई रैंकिंग 2024 में भारत 150वें स्थान पर है, टॉप पर बरमूडा है। वर्ल्ड बैंक ने जारी किया। जीएनआई मतलब होता है ग्रॉस नेशनल इनकम। और वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में टॉप पर भारत को बताया गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मार्टिन गप्टिल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वे किस देश के हैं? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल ने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने T20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, कितने? 3531। और वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, लेकिन अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने पूर्ण रूप से संन्यास ले लिया। मार्टिन गप्टिल इनका नाम है। अच्छा, इसी तरह से 2024 में कुछ भारतीय क्रिकेटरों के नाम मैं आपको बताऊं जिन्होंने क्रिकेट से पूर्ण रूप से संन्यास ले लिया, जैसे कि शिखर धवन हो गए, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, रिद्धिमान साहा। शिखर धवन से ये प्रश्न मैंने आपको हमेशा बताया, मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर ये बनाए गए थे और अभी ये प्रश्न एग्जाम में आया भी था। ठीक है, तो बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। उसके अलावा अगर आप में से कोई नए स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको जानकारी दे रहा हूं कि ये जो हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं इनसे जो भी स्टैटिक प्रश्न बन सकते हैं और जो भी स्टैटिक प्रश्न अभी तक के एग्जामों में बने हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो स्टैटिक प्रश्न बने हैं करंट अफेयर्स से, उसकी क्लास में अलग से लेकर के आता हूं। और वो क्लास आपके MCQ फॉर्मेट में होती है। ये उसका एक मॉडल मैं आपके सामने शो कर रहा हूं। इस तरह से ऊपर क्वेश्चन होगा, यहाँ पे लिखा होता है किस एग्जाम में कब पूछा गया था और 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं और पहले वो आंसर लगाने का मौका मैं आपको देता हूं। एक तरह से आपका टेस्ट होता है, 2-5 सेकंड आपको देता हूं, फिर मैं आंसर लगाता हूं। तो वो क्लास आप जरूर से अटेंड करिएगा अगर आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके आता है तो इसे सपोर्ट जरूर कीजिए। आप लोग भी दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर ले और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बन गए हैं? वी नारायणन। फिर पूछा 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तेजस्विनी। फिर पूछा अभी किसने पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किया? तो ओम बिरला ने। और किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने वालों को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की? तमिलनाडु। और फिर पूछ रहे हैं मोदवेत महोत्सव ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? टोडा। भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण कौन सा बन गया है? नाड़ी तरंगिनी। और 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 पे मुख्य अतिथि कौन थे? त्रिनिदाद एवं टोबैगो। इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है क्रिस्टीन कंगालू। और बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया? उड़ीसा। और अर्थ रोटेशन डे कब मनाया जाता है? 8 जनवरी। और आखिरी प्रश्न पूछा दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया? तो वियतनाम की कैपिटल हनोई। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था प्रित्जकर पुरस्कार 2024 को किसने जीता? तो सही उत्तर होगा रिकेन यामामोटो। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।